Assalamu alaikum and welcome to this section. आज ये सेशन में आई थिंक स्टूडेंट्स आए नहीं है, सिर्फ दो ही स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ और हमार हारून। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ओके, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हाउ इज इट गोइंग? लेट्स wait for the students. ज्वाइन करें। कैसे मैं भी ठीक ठाक दिख रहा है। थोड़ा सा देखते हैं कि स्टूडेंट्स अगर और आ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग अपने जो है बैच मेंशन कर दें चैट के अंदर कि आप किस किस बैच से, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कौन किस बैच है। तो दूसरी चीज़ मेरी वॉइस स्लो आ रही है आप लोगों को? थिंक लेट मी चेक। ओके, सो बैच 6, बैच 7, 6 और 7 कौन है? मसरत नौफिल शहजाद है। आप भी बैच 6 हैं आई गेस। ओके, मेरी आवाज़ जो क्लियर है अब? प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? वॉइस बहुत स्लो है। अच्छा, लेट मी चेक। ओके, अब ठीक आ रही है? ज़रा बताएं मुझे। ओके, सो मच बेटर नाउ। ठीक हो गया। सो we are just heading towards the session. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें हम एज यूजुअल हम डिस्कस करते होते हैं सेशन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों की कुछ क्यूरीज, कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू लेक्चर्स, कि लेक्चर के अंदर आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, या कोर्स के हवाले से कुछ चीज़ें आप चाहते हैं कि थोड़ी इम्प्रोवाइज हों, या कोर्स के अंदर किसी भी टॉपिक की समझ नहीं आती, या कोर्स के अंदर जो पढ़ाया गया है उसकी जो एक उसका फ्लो आपको नहीं समझ आता, ठीक है, या तो यू वांट सम गाइडेंस, ठीक है, कुछ गाइडेंस आपको रिक्वायर होती है तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सो यू कैन आस्क वट एवर यू वांट टू आस्क अबाउट द कोर्स, ठीक है। तो वन बाय वन, आई थिंक 3 स्टूडेंट्स हैं तो चलें, कोई नहीं, अगर एक भी हो तो हमारा काम तो उसको डिलीवर करना, ठीक है। सो आप वन बाय वन जो है वो अपना अपना जो क्वेश्चन है वो ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि हम जो है इश्यूज को रिजॉल्व करें, और इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे कुछ चीज़ों पर। ओके, सो you can ask whatever ask you want to ask about the course or lecture, or if you're facing some error, any kind of thing that you want to resolve, ठीक है। तो वन बाय वन
आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर असाइनमेंट या प्रोजेक्ट्स की वजह से कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके। अच्छा किरण किरण तारिक, आपका नाम की मैं सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में मुझे समझ नहीं आ रही है। आई थिंक स्पेलिंग का कोई इशू है। ज़रा इसको मुझे क्लियर कर दें। अच्छा, प्रोजेक्ट सबमिशन की डेट थोड़ी डिले हो सकती है, क्या डेट मिली है आपको जी? प्रोजेक्ट सबमिशन की आपको कौन सी डेट मिली है आपको? 6 को। ओके, एक उसमें से हमने ज्वाइन किया है कैप्टन हफ्सा रिपत ने हमें ज्वाइन किया है। सो काइंडली हफ्सा, कैन यू टेल अस कि आप किस बैच से हैं? ज़रा एक दफ़ा मेंशन कर दें। जी, अ, किसी का क्वेश्चन है तो बताएं, जल्दी से बताएं ताकि हम अपनी डिस्कशन को जारी रखें। मेरी वॉइस तो ठीक आ रही है, कोई लैग तो नहीं आ रहा? ओके। सो अपनी जो प्रॉब्लम है, क्वेरीज है, वो डिस्कस करें ताकि हम फर्दर कंटिन्यू कर सकें। ओके सर, 5 सितंबर है लास्ट डेट। ओके, तो आई थिंक आपके पास 4 से 5 दिन है। ठीक है। तो क्या इशू आ रहा है? आपका प्रोजेक्ट आपका अभी हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ? क्या इशू आ रहा है प्रोजेक्ट में? आप लोगों को कोई इशू आ रहा है तो मुझे बताएं ताकि उसको मैं उसके अकॉर्डिंग जो है उसको। सर, आई हैड एरर, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड लोडिंग। अच्छा, ये एरर जो है वो आपका वेरिएबल्स का एरर है। ठीक है, आपके जो वेरिएबल्स की जो स्कोप है ना, उसका एरर आ रहा है। ठीक है, आपने कोई इस तरह का फंक्शन या वेरिएबल बनाया जिसकी स्कोप लोकल है, तो आप उसको आई थिंक ग्लोबली कॉल करें तो आ, उस वजह से नहीं आ रहा। स्टेट ट्रांजिशन डिफाइन है, डिपेंडेंसी भी डिफाइन है। ठीक है। अच्छा, इस तरह से होता है कि ये आप आई थिंक यूज इफेक्ट यूज करें। उसके अंदर क्या होता है कि अब, हाँ, यूज इफेक्ट के अंदर आपने कोई वेरिएबल लिया है, उसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, ऐसे ही है?
अच्छा, ये इस तरह से होता है कि आपने कोई भी यूज इफेक्ट के थ्रू कोई भी आप चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं या किसी एपीआई से कुछ प्रॉमिस फंक्शन कॉल करवा रहे हैं। इसमें इस तरह से होता है कि आप कुछ वेरिएबल सेट कर रहे होते हैं यूज इफेक्ट के अंदर, ठीक है। डाटा गेट के नाम से आप डाटा गेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि आपने अपनी सबसे पहले तो एक स्टेट सेट करनी होती है। देखिए, अब स्टेट के अंदर आपको पता है कि दो चीज़ें आती हैं। एक हमारी स्टेट का वेरिएबल होता है, ठीक है। एक हमारा होता है उसका फंक्शन होता है, जो सेट स्टेट का फंक्शन होता है, ठीक है। अब जो हमारा स्टेट वेरिएबल होता है, वो एक उसका जो स्कोप है ना वो ग्लोबल होता है, ठीक है। उसको हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम यूज स्टेट इसीलिए डिफाइन करते हैं कि हमने जो भी गेट डाटा जो हम गेट कर रहे हैं, ठीक है, हम उस फंक्शन के थ्रू उसको कॉल करते हैं जो हमने अपनी यूज स्टेट में रखा होता है, जिसका नाम सेट डाटा या सेट जो भी आपने फंक्शन रखा होगा, ठीक है। उसके थ्रू जब आप उसको कॉल करते हैं तो वो बेसिकली टारगेट कर रहा होता है हमारे स्टेट वेरिएबल का, ठीक है। तो जब हमने स्टेट वेरिएबल को कहीं भी कॉल करना होता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास फंक्शन रन होता है और उसके थ्रू हमारे पास डाटा आता है। अगर यूज इफेक्ट में से आप किसी वेरिएबल को अपने JSX के अंदर मैप करवा रहे हैं तो वो फिर आपको ये एरर देता है कि कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, कि उसको जो आप वेरिएबल दे रहे हैं वो डिफाइन ही नहीं किया हुआ, ठीक है। डिफाइन तो है, लेकिन डिफाइन है एक फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब वो फंक्शन के अंदर बाउंड है, उसका स्कोप उस फंक्शन के ऊपर लोकली वर्क कर रहा है, कि उस फंक्शन के बाहर वो कॉल नहीं हो सकता। तो इस वजह से एरर देता है। इस चीज़ को ज़रा चेक कर लें आप, तो आपका जो है वो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। मैं थोड़ी सी यहाँ आपके साथ 2 मिनट जो है वो स्क्रीन में आपके साथ शेयर करता हूँ। हमने जो हम जो काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर, जो आपकी जो PFDP का जो प्रोजेक्ट है, जो साइट है, उस पर जो हम काम कर रहे हैं वो आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने वेरिएबल्स, किस तरह से हमने स्टेट्स जो हैं वो सेट किए हैं। मेरी आवाज़ तो आ रही है आप लोगों को ना, मुझे बताएं साथ साथ। अच्छा जी, मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? ओके, मैं थोड़ी सी आपके साथ स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, आपको जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही है? चैट में ज़रा बताएं। ओके, सो ये जो है ना जो ये आपको जो कोड नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सारा API यहाँ पे अब देखिए किस तरह से हमने इसको सेट किया हुआ है, इसको किस तरह से हमने मैप किया हुआ है, सारा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले अब देखिए, सबसे पहले ना हमने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। फंक्शन का नाम हमने फैच अपकमिंग इवेंट्स का एक फंक्शन बनाया है जिसको हमने असिंक किया हुआ है, ठीक है। असिंक फंक्शन है बेसिकली, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए कुछ वेरिएबल्स हमने लिए हुए हैं, एक ये वेरिएबल लिया है, एक ये वेरिएबल लिया है, ठीक है। अब इस वेरिएबल के अंदर क्या है, इस वेरिएबल के अंदर हम ये API से डाटा लेके अब ये API ये अलग एक फोल्डर में पड़ी हुई है, ठीक है। आ, वहाँ से ये API आ रही है, हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस जो ये जो वेरिएबल है इसके अंदर ये API इसका डाटा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक अलग से हमने क्या की, सबसे पहले एक स्टेट बनाई है। यहाँ पे स्टेट हमने बनाई है जी कॉन्स्ट इवेंट, ये इसका वेरिएबल है। सेट इवेंट इसका एक मेथड है, ठीक है।
सेट इवेंट इज अ मेथड, ठीक हो गया। अच्छा, इसको हमने एक एम्प्टी अरे दी हुई क्योंकि हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो अरे के अंदर आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्या करें, ठीक है। अब ये वेरिएबल में हमने क्या किया, इस अरे को स्टोर करवा दिया। ये वाली जो अरे आ रही है इसके अंदर डाटा है, डाटा के अंदर कुछ नेस्टेड अरे हैं यहाँ पे। अब ये हमारा जो मेन वेरिएबल है, अब इसके अंदर सारा डाटा है। अब हमने बेसिकली क्या करना होता है, हमने जो हमारी स्टेट डिफाइन की, अब बेसिकली हमने काम तो हमारा स्टेट के साथ है। स्टेट को हमने किसी भी जगह अगर हमने डाटा को मैप करवाना है तो वो हम स्टेट के थ्रू करवाएंगे। हम डायरेक्ट यहाँ से इस वेरिएबल को तो नहीं गेट कर सकते, इस वेरिएबल को, क्योंकि ये इस फंक्शन के अंदर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या हम करते हैं, उसके बाद हमने मेथड लेना है, कौन सा वाला जी, हमने स्टेट के अंदर जो मेथड डिफाइन किया सेट इवेंट के नाम से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेट इवेंट के मेथड के अंदर क्या कॉल कर लेते हैं, इस वेरिएबल को। अब ये क्योंकि मेथड है, किसका मेथड है, हमारी स्टेट का, ठीक है। स्टेट क्या है, इवेंट, ठीक है, जो इसका एक वेरिएबल है, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। हमने बेसिकली कॉल इसको किया, अभी JSX के अंदर आते हैं, बहुत ज़्यादा JSX लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ जी, यहाँ पे मैप लगाया, बेसिकली क्राउजल चल रहा है, लेजी लोड लगाया, ये एक अलग चीज़ें हैं जो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अब हमने मैप करवाना है तो अब हमारे पास जो डाटा हमने जिस तरह आपको बताया कि इस वेरिएबल के अंदर है, अब हम चाहें तो इसको अगर यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है, इवेंट की जगह मैं इसको लगा देता हूँ, तो मुझे वो एरर, वही एरर देगा जो आपको एरर दे रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। तो वो कह रहा है भाई ये तो वेरिएबल मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा, इसका स्कोप ही नहीं है कहीं पे, तो मैं इसको किस तरह से गेट करूँ। फॉर दैट हम क्या करते हैं, स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। तो स्टेट को हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, तो अब उस वेरिएबल हम यहाँ पे मैप करवाते हैं, तो इवेंट डॉट मैप, आगे जो मैप के अंदर जो आर्गुमेंट्स की जो पैरामीटर्स जो हमने पास करने होते हैं वो उसका फंक्शन का नेम और उसकी जो आईडी आती है, वो एक यूनिक की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो जब आप इसको करेंगे तो आपका जो मैप मेथड भी काम करेगा, आपका जो भी जो वेरिएबल आपने उसको टारगेट करना है वो भी जो है इजीली काम करेंगे, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर का आपने यूज किया था, हाँ, टर्नरी ऑपरेटर भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर हम इस तब यूज कर सकते हैं जब हमने अपनी डॉम को मैनिपुलेट करना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि अ, हमने कोई वेरिएबल में डाटा स्टोर करवाना है, हमने डेटा शो करवाना है, या इफ एल्स कंडीशन समझ लें टर्नरी ऑपरेटर को, उस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी हमने स्टेट को यूज करना होता है, टर्नरी ऑपरेटर्स के अंदर भी, ठीक है। अब हमने कोई टॉगल बटन यूज करना है, ठीक है, उसके लिए हमने दो चीजें डिफाइन करनी होती है यूज स्टेट के अंदर। एक हमारा वेरिएबल है, एक उसका मेथड है। मेथड के अंदर हमारा क्या होता है, टॉगल की फंक्शनैलिटी आती है। जो हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है, उसको हम एज अ टर्नरी ऑपरेटर में यूज करते हैं उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक हो गया। ये चीजें ये बाकी अगर समझ आपको अगर नहीं आती तो आप इसको थोड़ा सा रिसर्च कर लें, इसको सर्च कर लें गूगल के ऊपर, तो आपको चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर होगी होंगी जो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बताएं। अच्छा, प्रोजेक्ट के अंदर आप जो है यूज स्टेट यूज करें, यूज स्टेट करें, यूज इफेक्ट यूज कर रहे हैं। अच्छा, काइंडली जो आपने बताया कि हम वॉक कर लें, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को?
अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी? मिडलवेयर, कैन यू टेल मी अबाउट? अच्छा, मिडलवेयर जो बेसिकली है ना, एक लाइक हम नोड जेएस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक फंक्शन होता है, ठीक है। जो भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, ठीक है, फॉर एन ऑब्जेक्ट, या हम किसी अरे के लिए कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, बेसिकली उस अरे को रिक्वेस्ट करना, सॉरी उस रिक्वेस्ट को बेसिकली एक्सेस करना, ठीक है। चाहे वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है या किसी भी फॉर्म में डाटा पड़ा हुआ है, उसको बेसिकली एक्सेस करना उस रिक्वेस्ट, और उसके रिस्पॉन्स में एक ऑब्जेक्ट लेके आना, ठीक है। इसको हम बेसिकली कहते हैं मिडलवेयर, जो कि एक्सेस करता है, जो सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ, रिक्वेस्टिंग और रिस्पॉन्डिंग की जो एक्सेस है, उसको हम मिडलवेयर कहते हैं। और उसके अब वो एक्सेस किसको कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं, वो अरेज हो सकती हैं, वो किसी भी फॉर्म में डाटा हो सकता है, उसको आप रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट के थ्रू जो रिस्पॉन्स में जो वापस आपको डाटा मिलता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में या अरे की फॉर्म में, तो बेसिकली वी कैन कॉल इट अ मिडलवेयर फंक्शन। तो इसके जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो, बेसिकली मल्टीपल मिडलवेयर जो है वो फंक्शंस कॉल हो सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह का जो स्नैरियो होता है, वो उसमें मिडलवेयर इस तरह से वर्क करता है। इट्स लाइक नोड जेएस फंक्शन आप कह सकते हैं इसको। हर एक फ्रेमवर्क के अंदर होता है, पीएचपी लारावेल के अंदर भी होता है। तो दिस इज बेसिक थिंग अबाउट द मिडलवेयर। अच्छा, साबिर अली, मेरी असाइनमेंट का इशू सॉल्व नहीं हुआ अभी तक। बच्चे, आपकी असाइनमेंट मैंने चेक की थी, उसका मैंने कर दिया था। आपका आपने मुझे आई थिंक भेजा था अपनी ईमेल और नेम वगैरह, उसका मैंने कर दिया था आई थिंक। मैं दोबारा चेक कर लूँगा, इसमें कोई इशू नहीं है। जिस दिन आपने मुझे कहा था, मुझे याद है आपने कहा था कि आपकी असाइनमेंट का कोई इशू आ रहा है, तो वो बट मार्क्स नहीं लगे। अच्छा, मार्क्स नहीं लगे। चले आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं आप? मैं दोबारा कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। बल्कि मैं अभी आपको चेक करके, अच्छा मुझे फिर आप जो है अपना ज़रा दोबारा से ना रिप्लाई में अपना ईमेल और जो आपका नेम बैच वगैरह अपना, बैच किससे है आप? आई थिंक बैच 6 से हैं आई थिंक आप, क्योंकि बैच 5 से हैं। बैच 5 से जहन में मुझे याद नहीं है, हाँ बैच 6 से हैं आप, ठीक है। आपका मैंने देखा था, लेट मी क्विकली चेक अगेन। मैं चेक कर लेता हूँ आपका, 2 मिनट दीजिए। अच्छा साबिर, आपका जो उसमें जो मेंशन है कि आपने जो फाइल्स भेजी थी, वो आपने जो है आई थिंक कोई फाइल्स आपने भेजी थी कि आपने स्क्रीनशॉट भेजे थे कोड के? अच्छा, असाइनमेंट कब तक मिलेगी बैच 7 वालों को? अच्छा, आपकी जो बैच 7 वालों की जो असाइनमेंट है ना, वो मिलेगी आप लोगों को जब कोर्स आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद असाइनमेंट मिलेगी। असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद फिर आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। तो ये पहले जिस तरह से हमारा क्राइटेरिया सेट था, वो इस तरह से था कि आई थिंक
मिडिल ऑफ द कोर्स हम क्या करते थे, असाइनमेंट दे देते थे, उसके बाद एंड ऑफ द कोर्स जो था वो प्रोजेक्ट देते थे। अब इसमें बैच 6-7 में जो चेंजेस हुई हैं वो ये है कि आपका कोर्स एंड होने के बाद आपको असाइनमेंट और आपकी जो प्रोजेक्ट है वो मिलेगा, तो यही प्रैक्टिस आपकी कोर्स के बाद होगी, तो इस तरह से है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट कोर्स के एंड में मिलेगा जी, प्रोजेक्ट कोर्स के एंड में मिलेगा। सर प्रोजेक्ट टाइम एक्सटेंड होगा, तो मुझे 2 प्रोजेक्ट करने हैं, फ्रंट एंड का और ये दोनों कोर्सेज का। ठीक है, अच्छा प्रोजेक्ट टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा, मैं जो है आपको कर लूँगा, तो सबके लिए हो जाएगा। तो लेकिन जो है उसको जल्दी जल्दी वाइंड अप कीजिएगा, इतना एक्सटेंड नहीं हो सकेगा, लेकिन वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको जितना रिलीफ हो सके दें। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट फाइल सिर्फ नोट मटेरियल फाइल डिलीट कर दी, अपलोड की थी, उसकी लिंक अपलोड की थी। अच्छा, अ, ठीक है, नोट मॉड्यूल तो हमें चाहिए नहीं होते, वो तो पहले ही इस फाइल का साइज है उसको इतना कर देता है। लेकिन मैं चेक करूँ आपका जो है लिंक। अच्छा यार, आपकी ये मार्क्स उड़ गए हैं, क्या हुआ है? आप पहले आपको शो हो रहे थे आपके मार्क्स? पहले इससे पहले मार्क्स आपके शो हो रहे थे कि नहीं? अच्छा सर, एक सवाल ये था, एक प्रोजेक्ट बनाया था आपने फ्रंट एंड का, हाँ आप कहते उसे रिस्पॉन्सिव बनाना है इनिशियली सीएसएस में जब स्क्रीन रेजोल्यूशन सेट करने, लेकिन वेबसाइट बिल्ड करने के बाद रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। हाँ रिस्पॉन्सिव, आप उसके उसको अगर आप इस तरह से रिस्पॉन्सिव करने का जो तरीका होता है ना, वो जो है असल में एक बात है कि आजकल जो रिस्पॉन्सिवनेस पे जो ज़्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग फ्रेमवर्क्स पे चल जाते हैं, बूटस्ट्रैप पे चल जाते हैं, या टेलविंड सीएसएस आजकल आई हुई है। और रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव पे इसीलिए आपको मैंने कहा था कि इसमें आपकी जो वो बहुत ज़रूरी है आपको सीखना कि आपने किस तरह से रिस्पॉन्सिव करनी है किसी भी वेबसाइट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्किप हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस थी कि आपने किस तरह से इसको करना है। ठीक है, तो वो अब वेबसाइट जब बिल्ड होती है ना, डेवलप होती है, तो हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग उसको पहले डेवलप करके उसके बाद रिस्पॉन्सिव करते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका है वो यही होता है कि आप जब उसको डेस्कटॉप के लिए बिल्ड करें तो आप उसको साथ साथ उसकी मीडिया क्वेरीज भी सेट करते रहें कि अगर आपने हेडर बनाया, ठीक है, उसके उसको आप हेडर बना लिए, हेडर को साथ ही आप रिस्पॉन्सिव कर लें, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है करने करने का। क्योंकि आप एक दफ़ा लेआउट आपने डिज़ाइन कर दिया, उसको आप रिस्पॉन्सिव करेंगे ना, तो आप अब एक हेडर को रिस्पॉन्सिव जो स्टार्ट करेंगे तो बाकी चीज़ों पे उसका असर पड़ता है, वो इफेक्ट करती चीज़ें जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो उस तरह से फिर वो सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो अच्छा यही है कि आप एक सेक्शन को पकड़ें और उसको डेवलप करें, उसके बाद उसको रिस्पॉन्सिव साथ साथ करते जाएं, तो ये एक अच्छी अच्छी प्रैक्टिस और प्रोफेशनल चीज़ जो है वो यही है। ठीक है सर, मैंने वेबसाइट बना दी थी लेकिन उसे रिस्पॉन्सिव किया जाए। रिस्पॉन्सिव जो है आपको बताया गया है कि किस तरह से मीडिया क्वेरी सेट करनी है आपने, वो लेक्चर में आपको बताया है मैंने। वो डिवाइस की जो विड्थ है उस हिसाब से आपने सेट करनी होती है। ठीक है, लाइक लेट मी शो यू a रियल एग्जांपल।
मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ी सी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। साबिर एक मिनट, मैं आपका ना इशू को रिजॉल्व करता हूँ। लेट मी जस्ट टाइम शेयर कर देते हैं। अच्छा, इधर आ जाए अब आप लोग। यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ, वॉइस क्लियर है? चैट बॉक्स में जरा जल्दी से बताएं मुझे। असाइनमेंट का क्या इशू है, मैं आपको बताता हूँ असाइनमेंट का क्या इशू है। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने चेक की हुई थी आपकी असाइनमेंट, आपको मार्क्स भी मैंने दिए हुए थे। ये आई थिंक कोई मसला हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए ना, रिस्पॉन्सिव की मैं आपको बात कर रहा था कि अब ये तो हमारी सारी कस्टम सीएसएस लिखी हुई है। अब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से अब क्या है कि हमारी जो मीडिया क्वेरीज है वो स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ से लेकर लाइन 203 से लेकर हमारी जो है यहाँ से एक मिनट, नीचे तक अगर हाँ तो 3 to 4 तक हमारी मीडिया क्वेरीज लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब इसको हमने किस तरह से सेट कर किया है और मीडिया क्यूरी किस तरह से लगती है, किस तरह से हम इसको लगाते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है। जो सिंटैक्स है मीडिया क्यूरी का वो इस तरह से होता है कि मीडिया ओनली स्क्रीन एंड, अब यहाँ पे मिनिमम डिवाइस विड्थ, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि मिनिमम डिवाइस विड्थ इज 720 पिक्सल। इस 720 पिक्सल तक, 720 पिक्सल से नीचे और 720 पिक्सल तक जितनी भी डिवाइसेस हैं, मिनिमम डिवाइसेस टू 720 पिक्सल्स तक, हमारी जो वेबसाइट का जो लेआउट है वो इस तरह से करती है। ये जो सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, इनको स्टाइलिंग दी हुई है, ठीक है। अब 720 पिक्सल से अगर अब हम ऊपर जाते हैं ना, तो ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक अलग से इसको एक कंडीशन दी हुई है कि ये वाली विड्थ, ठीक है, 720 पिक्सल एंड मैक्सिमम डिवाइस 1150 पिक्सल कि ये जो है 720 पिक्सल से नीचे जो आती हैं मोबाइल डिवाइसेस आती हैं, और उसके बाद जो उसके मैक्सिमम डिवाइस 1150 तक, और उससे नीचे जो डिवाइसेस आती हैं वो टैब्स आते हैं और डेस्कटॉप की जो स्क्रीन विड्थ आती है। तो वो इस तरह से हम इसको सेट करते हैं। आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे, और इस सिंटेक्स का, तो आप इस सिंटेक्स को लगा के ट्राई करें तो आपका जो है वो स्क्रीन साइज, उसको विड्थ दें, हाइट दें, उसकी हाइट सेट करें, उसको सारा कुछ चेक करें तो आपका वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से सिंटेक्स इसका होता है और इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि जब आप ये वाली वैल्यू देते हैं ना इसको 720 मिनिमम डिवाइस विड्थ, तो ये क्या करते हैं 720 से नीचे जितनी भी डिवाइस हैं उनकी विड्थ पे स्टाइलिंग अप्लाई कर देता है, और मैक्सिमम डिवाइस विड्थ 1150 तक जितनी और इससे ऊपर जितनी डिवाइसेस आती हैं मैक्सिमम विड्थ, ठीक है, उन पे ये स्टाइलिंग अप्लाई कर देता है, ठीक है। तो ये मीडिया को इस तरह से काम करती है। सो आई होप आपको समझ आ गई, चीज़ें क्लियर होगी। बाकी अगर नहीं आई तो आप उसको सिंटेक्स देख सकते हैं, गूगल कर लें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, सो नेक्स्ट हम चलते हैं जी। सब असाइनमेंट का, अच्छा असाइनमेंट का आई थिंक जहाँ तक मुझे इशू आ रहा है, मैंने अभी पोर्टल चेक किया, मैं खुद परेशान हो गया कि क्या हो गया। कुछ बच्चों की मैंने चेक की थी असाइनमेंट्स, सबकी मैंने ऑलमोस्ट चेक की थी। कुछ आई थिंक रह गए होंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि उनकी गई। आई थिंक सिस्टम में भी प्रॉब्लम आई होगी, शायद मेंटेनेंस पे गया हुआ था सिस्टम, इस वजह से शायद प्रॉब्लम आई होगी। मैं आज इसको ना कंफर्म करके तो मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ कि क्या मसला हुआ है और किस तरह से इसको अब रिकवर करना है, ठीक है। सो इसके बारे में आप परेशान ना हो। अच्छा, सो एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव तो ड्रॉप करें। अच्छा, जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलना है ना, या जो प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी कितनी दफ़ा बताया हुआ है कि हर स्टूडेंट को कि
आप लोग जो हैं अ, अपना प्रोजेक्ट जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर आप जितनी भी एफर्ट जो है वो पुट करेंगे ना, अ, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। जितनी भी आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी दिखाएंगे, क्रिएटिविटी या अपने आप का मतलब ये है कि आपने खुद उसको कोड करना है। ठीक है, जो जो भी आपने करना है वो आपने खुद करना है। सिंगल लाइन का कोड भी आप कोशिश करें कि खुद लिखें। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन सर्च, यू कैन गेट द कोड। ठीक है, उसमें मसला नहीं है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितनी ऑनेस्टी से काम करते हैं। मुझे पता है कि हम जब प्रोजेक्ट या असाइनमेंट चेक करें तो वो पता चल जाता है कि कोड आपने खुद लिखा है या आपने कहीं से उठाया है। ठीक है, वो पता चल जाता है वो कोड को देख के। तो कोशिश करें कि अपनी जो चीज़ें हैं वो प्रोफेशनली और अपनी क्रिएटिविटी पे लेके चलें। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जब अपने प्रोजेक्ट आपने जब भेजना होगा ना, जो एप्लीकेशन आपने भेजनी है, तो उसमें से नोड मॉड्यूल्स की जो फाइल्स हैं उसको डिलीट करके भेजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो बड़ी फाइल होती है, तो क्योंकि हमें अ, चाहिए भी नहीं होती, वो इग्नोर होती है। ठीक है, तो इस चीज़ों का ख्याल रखें। और इसमें आप अगर स्टाइलिंग अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो आपने काम करना है उसको अगर आप स्टाइलिंग देना चाहते हैं, अगर आप उसमें कुछ बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपके लिए अलाउ है। ठीक है, लेकिन आपने करना सब खुद है। ठीक है, आपने ये नहीं कि गूगल पे सर्च किया, कहीं से गिटअप से कोई ओपन सोर्स कोड उठा लिया, ये चीज़ें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। और उसमें पता चल जाता है कि आपने कहाँ से कोड उठाया, किस किस तरह से कोड उठाया। तो कोशिश करें कि खुद से काम करें ताकि ये आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। जब आप प्रोफेशनल काम करेंगे तो उसमें जो है आपको इतना वो करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आपको पता होता है कि कहाँ पे किस क्या चीज़ अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको समझ आ जाती है कोड की। जब आप खुद कोड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ आएगी। जब आपको समझ आएगी तो आप किसी भी कोड में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को जो है वो अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, बाकी जो आपके असाइनमेंट्स का इशू है ना, सर नेक्स्ट जेएस भी है, रिएक्ट में नहीं, नेक्स्ट जेएस नहीं है। नेक्स्ट जेएस एक अलग चीज़ है, वो फ्रेमवर्क है रिएक्ट का, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम नेक्स्ट जेएस ऐड करते हैं तो आई थिंक हमें 1-2 महीने और चाहिए होंगे। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट जेएस बहुत ज़बरदस्त मैंने स्टार्ट की हुई है। नेक्स्ट जेएस भी स्टार्ट की हुई है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है नेक्स्ट जेएस। करनी चाहिए, आप भी कोशिश करिए। रिएक्ट अभी आपकी कंप्लीट होती है तो आप नेक्स्ट जेएस भी स्टार्ट कर लें। चाहे वो आप ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म से कर लें या जहाँ से भी आपने करना है वो कर सकते हैं आप, लेकिन कर लीजिएगा उसको भी। ठीक हो गया। सो आई थिंक ओके। ओके, अच्छा, टेस्टिंग के लिए पोस्ट मैंने यूज़
होता है या ओ सॉफ्टवेयर में और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन जैसे पैरासॉफ्ट हो गया या कैटलॉन, काफ़ी सारे टूल्स हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो पोस्टमैन ही लोग यूज़ करते हैं, तो हम भी पोस्टमैन ही यूज़ करते हैं यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं। तो टेस्टिंग के लिए हम एपीआई टेस्ट करने के लिए हम पोस्टमैन ही हम यूज़ करते हैं। ओके, सो हमारे साथ कौन कौन है? माधर ऑफिसर, अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, आई थिंक वी आर इनफ फॉर टुडे सेशन। आई थिंक जो जो चीज़ें मैंने आपको कही आपको समझ आ गई होंगी। तो अगर मज़ीद कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके अंदर आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो आई थिंक आज के स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे आज स्किप हो गए हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। अच्छा सर, रिएक्ट कोर्स और कितना रिमेनिंग है आपका? मॉड्यूल कौन सा चल रहा है? 12 मॉड्यूल है। 12 मॉड्यूल के अंदर जो कोर्स है वो ख़त्म होगा, उसके बाद कुछ टाइम के लिए आपकी असाइनमेंट की प्रैक्टिस होगी और प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस होगी, उसके बाद जो है आपका एंड हो जाएगा। हाँ, 11 12 के बाद आपका एंड हो जाएगा। फिर आपने प्रैक्टिस करनी है असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स पे, फिर वो सबमिट करवानी है, चेकिंग होगी, उसके बाद आपका जो कोर्स है वो एंड होगा। ओके, सो मंस्टैक में भी, हाँ मंस्टैक में भी 11 वो सेम ही वीक चलता है ना, सबका सेम चलता है, क्योंकि एक टाइम पे आप लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक हो गया। ओके जी, सो आई थिंक वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। सो नेक्स्ट वन इज लास्ट। यस, नेक्स्ट वन इज लास्ट। 12 मॉड्यूल जो है वो आखिरी है हमारा, उसके अंदर आई थिंक आपको रिएक्ट राउटर के बारे में बताया जाएगा कि हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर योर राउट्स इन React.js। ठीक है, ओके जी। कोई क्वेश्चन हो है तो बताएं। ओके जी, ओके, थैंक्स, यू आर वेलकम। ठीक है जी, सो आज हम इस सेशन को एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मिलेंगे। सो मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।